हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LSY क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शुंग वंश व कणव वंश के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। शुंग वंश शुंग वंश 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक रहता है। मरणोत्तर काल का प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। शुंग वंश साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर मध्य भारत में स्थापित होने वाला प्रथम ब्राह्मण राजवंश था, जिसने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की थी। उदय और स्थापना। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेनापति। स्थापना 185 ईसा पूर्व में राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा, मध्य प्रदेश। वंश का नाम शुंग। ब्राह्मण जाति। क्षेत्र मगध, मध्य गंगा घाटी, चंबल नदी तक, विदिशा, उज्जैन, कौशाम्बी, साकेत आदि। प्रमुख शासक। शुंग वंश के प्रमुख शासक देखें। शुंग वंश के प्रमुख शासक और उनका कार्यकाल। शासक का नाम, कार्यकाल, विशेषता। शुंग वंश 150 पुष्यमित्र शुंग 185 से 151 ईसा पूर्व तक शुंग वंश के संस्थापक मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। अग्निमित्र 151 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व विदिशा का शासन किया। कालिदास के नाट्य मल्लिकाग्निमित्रम का नायक। वसुमित्र 141 से 130 ईसा पूर्व तक। कहा जाता है कि इसने यवनों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। भागभद्र 130 से 115 ईसा पूर्व तक शांतिप्रिय शासक था। देवभूत 115 से 83 ईसा पूर्व वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक। वासुदेव 83 से 73 वंश का अंतिम शासक। इसके बाद वंश का पतन हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर मध्य भारत में स्थापित हुआ। इस वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। यह वंश ब्राह्मण जाति से था। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व संस्थापक शासक। ब्राह्मण वंश से सेनानी गोत्र 2 अश्वघोष यज्ञ किए, जिससे सिद्ध होता है कि उसने अपनी संप्रभुता स्थापित की। यूनानी इंडो ग्रीक आक्रमणों को रोका। मेनांडर के आक्रमण को विफल किया। पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख। अर्धु यवन साकेतमु कलिंग शासक खारवेल के साथ संघर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। कुछ इतिहासकार इसे बौद्ध विरोधी मानते हैं, विशेषकर दिव्यावदान में उल्लेख, जबकि अन्य इसे विवादास्पद मानते हैं, क्योंकि भरहुत स्तूप जैसे बौद्ध स्मारक इसी काल में बने। उत्तराधिकारी शासक। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का
नायक, विदिशा का शासक, उपराजा के रूप में, अन्य शासक वासु, ज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वचमित, भागभद्र, देवभूति। कुल मिलाकर 10 शासकों ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। अंतिम शासक देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने की, जिसने कणव वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की। प्रशासन एवं राजनीतिक स्थिति साम्राज्य पहले जितना विशाल नहीं रहा। पंजाब से बिहार तक सीमित कई क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र हो गईं, जैसे विदर्भ, कलिंग। सामंती व्यवस्था की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। धर्म एवं सामाजिक स्थिति, ब्राह्मणवाद, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान, यज्ञ, मनुस्मृति का संकलन इसी काल में माना जाता है। संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा, पुनः प्रतिष्ठा मिली। फिर भी बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। भरहुत स्तूप और सांची स्तूप एक की वेदिका तोरण की निर्माण विस्तार इसी काल में हुआ। कला एवं स्थापत्य परीक्षा में महत्वपूर्ण, ये बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश, जातक कथाओं का चित्रण, शुंग कला की सबसे बड़ी उपलब्धि। सांची स्तूप, मूल स्तूप की वृद्धि और वेदिका निर्माण। मूर्तिकला में यज्ञी परंपरा का विकास। यह मौर्य काल चमत्कार पॉलिश से भिन्न है। स्थानीय लोक शैली की ओर झुकाव दिखा। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लेते हैं। बिंदु तथ्य, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, स्थापना वर्ष 185 ईसा पूर्व, राजधानी पाटलिपुत्र, अंतिम शासक देवभूति था। कुल शासक इसमें 10 हुए हैं। कुल अवधि कितने वर्षों तक शासन किया, तो लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। उत्तराधिकारी वंश, कणव वंश, प्रमुख कृति भरहुत स्तूप, प्रमुख साहित्यिक स्तोत्र मालविकाग्नि मित्र कालिदास द्वारा रचित। लिखते हैं कणव वंश के बारे में। पृष्ठभूमि और स्थापना। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके उसके ब्राह्मण मंत्री अमात्य वासुदेव कणव ने 73 ईसा पूर्व में कणव वंश की स्थापना की। कणव भी ब्राह्मण वंश के थे, यानी शुंग से कणव तक सत्ता का हस्तांतरण एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण के हाथ में हुआ। मंत्री द्वारा राजा की हत्या करके सत्ता हथियाना। राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही। स्रोत मुख्य पुराण, विशेषकर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। इसके अलावा स्वतंत्र साक्ष्य बहुत सीमित हैं। शासकों का क्रम। पहला शासक होता है वासुदेव कणव, भूमिमित्र, नारायण, और अंतिम शासक होता है सुशर्मा। कणव वंश पतन एवं राजनीतिक स्थिति। पतन। अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंश के शासक कुछ स्रोतों के अनुसार सिमुक ने की। इस प्रकार मगध क्षेत्र में सातवाहन वंश का प्रभाव स्थापित हुआ। हालांकि सातवाहनों का मूल केंद्र दक्षिण भारत दक्कन था। कणव वंश के साथ ही मगध क्षेत्र में एक लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौरान की शुरुआत मानी जाती है। राजनीतिक स्थिति एवं महत्व। कणव शासकों का साम्राज्य शुंगों जितना विशाल नहीं था।
प्रभाव मुख्यतः मगध क्षेत्र तक सीमित रहा। कई इतिहासकार इसे शुंग शासकों के अधीन सामंत या क्षेत्रीय सत्ताधारी भी मानते हैं, जिन्होंने बाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस काल में कोई विशेष स्थापत्य कला उपलब्धि दर्ज नहीं है। यह कला अपेक्षाकृत अस्पष्ट मानी जाती है। परीक्षा दर्ज से यह वंश अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन मौर्य, शुंग व कणव सातवाहन की कड़ी पूछी जाती है। परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदु देख लेते हैं। संस्थापक वासुदेव कणव, स्थापना वर्ष 73 ईसा पूर्व में होती है। राजधानी पाटलिपुत्र, अंतिम शासक सुशर्मा। कुल शासक कितने हुए हैं तो 4 हुए हैं। कुल अवधि 45 वर्ष। पूर्ववर्ती शासक शुंग वंश, उत्तरवर्ती वंश सातवाहन वंश। प्रमुख स्रोत पुराण। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पहला ऑप्शन है ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है देवभूति। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो बृहद्रथ, दशरथ, शालीशुक, संप्रति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, बृहद्रथ की हत्या करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से किस मौर्य शासक का सेनापति था? अशोक, बृहद्रथ, दशरथ, संप्रति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अशोक। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, विदिशा, सांची। तो कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 1, 2, 3, 4। तो कितने यज्ञ करवाए हैं? 2। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी इंडो ग्रीक शासक कौन था? मिनांदर, डेमेट्रियस, दोनों, एंटियोकस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही है सी, दोनों। मिनांदर और डेमेट्रियस दोनों थे। मालविकाग्नि मित्र में किसका वर्णन है? तो मालविकाग्नि मित्र में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए है वसुमित्र और मालविका का, अग्निमित्र और मालविका का, वसुमित्र और मालविका का, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, अग्निमित्र और मालविका का इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि किसके दरबार से संबंधित थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अग्निमित्र के दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांची का स्तूप किस काल में विस्तारित सुसज्जित किया गया? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा सही होगा, शुंग काल में। आगे देखते हैं, भरहुत का स्तूप किस वंश से संबंधित है? मौर्य, शुंग,
कुषाण, सातवाहन। तो भरहुत का स्तूप किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 की देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ब्राह्मण धर्म का, आजीवक का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 का सी सही हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पुष्यमित्र शुंग को कभी कभी किस कारण बौद्ध विरोधी बताया जाता है? स्तूपों को तोड़ने के कारण, बौद्ध साहित्य के उल्लेखित उत्पीड़न के कारण, मठों के निर्माण न करने के कारण, भिक्षुओं को निष्कासित करने के कारण। तो किस कारण कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध साहित्य का उल्लेखित, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित उत्पीड़न के कारण इसे क्या कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को कभी कभी बौद्ध विरोधी भी कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? वसुमित्र, अग्निमित्र, भागभद्र, देवभूति। तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो ये क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो कौन बनता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15 है। वसुमित्र ने किस विदेशी आक्रमण को विफल किया था? शक, यवन, यूनानी, कुषाण, पार्थियन। तो किसको किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा बी, यवन, यूनानियों को। हेलियोडोरस स्तंभ, गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? सांची, भरहुत, विदिशा, उज्जैन। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, विदिशा में स्थित है। हेलियोडोरस स्तंभ किस शुंग शासन के शासनकाल में बनाया गया? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भागभद्र, देवभूति। तो किसके शासन में बनाया गया है? भागभद्र के शासनकाल में बनाया गया है। आगे देखते हैं। हेलियोडोरस कौन था? यूनानी राजदूत, भारतीय सेनापति, मौर्य राजकुमार, बौद्ध भिक्षु था। तो हेलियोडोरस कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनानी राजदूत था। आगे देखते हैं। हेलियोडोरस किस देवता का भक्त था जिसका उल्लेख स्तंभ पर मिलता है? शिव का, वासुदेव विष्णु का, बुद्ध का, इंद्र का। तो हेलियोडोरस किस देवता का भक्त था? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सही होगा बी, वासुदेव यानी विष्णु का भक्त था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? भागभद्र, देवभूति, वसुमित्र, आर्दकर्ण। तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सही होगा बी, देवभूति। देवभूत की हत्या किसने की थी? खारवेल, वासुदेव, कड़व, सिमुक, कनिष्क। तो देवभूत की हत्या किसने की थी? वासुदेव कड़व ने की थी। आगे देखते हैं। शुंग वंश का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा है? 50 वर्ष, 112 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही है बी, 112 वर्षों तक शासन किया था। शुंग वंश किस पुराण के अनुसार प्रामाणिक माना जाता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, दोनों, कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण दोनों। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग की जाति वर्ण किस ग्रंथ में ब्राह्मण बताई गई है? दिव्यावदान, हर्षचरित, दोनों, अर्थशास्त्र। तो किसमें बताई गई है? दिव्यावदान में बताई गई है। शुंग काल में शिल्पकला की कौन सी शैली प्रचलित थी? गंधार शैली, मथुरा शैली, शुंग शैली, अमरावत शैली। तो कौन सी शैली प्रचलित थी? शुंग शैली प्रचलित थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? भूमिमित्र, वासुदेव कण्व, नारायण सुशर्मा ने की थी। तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, वासुदेव कण्व ने की थी। जैसा कि आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, वासुदेव कण्व मूल रूप से किस पद पर कार्यरत था? सेनापति, मंत्री, राजपुरोहित, व्यापारी। तो किस पद पर था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंत्री, जिसे अमात्य भी कहते हैं। कण्व वंश की जाति क्या थी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो कण्व वंश की जाति क्या थी? जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण थी। कण्व वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था? मगध क्षेत्र में था, उज्जैन में था, कश्मीर में था, कलिंग में था। तो किस में था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मगध क्षेत्र में था। कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए? 2, 3, 4, 5। तो कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? 4 शासक हुए हैं। वासुदेव कण्व के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा, घातक, कर्ण। तो कौन बनता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमिमित्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कण्व वंश का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहता है? 25 वर्ष, 45 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष। तो कितने वर्षों तक रहता है? 45 वर्षों तक शासन रहता है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा, वासुदेव। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने की थी? खारवेल ने, सिमुक ने, सातवाहन शासक कनिष्क ने। तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने की थी? तो सही ऑप्शन कौन सा था? सी, सातवाहन शासक। कण्व वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? सातवाहन, कृष्णा वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश का उदय होता है। कण्व वंश की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से मिलती है? पुराण, अभिलेख, विदेशी यात्रा विवरण, उपयुक्त सभी। तो किससे मिलती है? पुराणों से जानकारी मिलती है। कण्व वंश के शासकों को अधिकांश क्या माना जाता है? स्वतंत्र शासक या मात्र संरक्षक, कर्ताधारी। पूर्णतः स्वतंत्र सम्राट शुंगों के नाम पर शासन करने वाले वासलिक, सत्ताधारी, सामंत, मात्र, विदेशी शासक। तो क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, शुंगों के नाम पर शासन करने वाले वासलिक, सत्ताधारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कण्व वंश के समय पाटलिपुत्र में सत्ता किसके हाथ में मानी जाती
है मौर्यों के कणव, मंत्रियों के, शकों के, चवनों के। तो किसके मानी जाती है? कणव मंत्रियों के। शुंग और कणव दोनों वंशों की जानकारी के लिए कौन सा पुराण महत्वपूर्ण स्रोत है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ए और बी दोनों, भगवत पुराण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश के शासकों का सही कालक्रमिक क्रम दर्शाता है? पुष्यमित्र, वसुमित्र, अग्निमित्र, देवभूति। ऑप्शन बी है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र, देवभूति। ऑप्शन सी है अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति, वसुमित्र। ऑप्शन डी है देवभूति, भागभद्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र। तो ऑप्शन सही होगा बी, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र, देवभूति। शुंग काल में साप्ताहिक भाषा के रूप में किसका पुनरुत्थान हुआ? पाली, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, अपभ्रंश। तो किसका होता है? प्राकृतिक भाषा का होता है। निम्नलिखित में से किसे शुंग काल की उपलब्धि नहीं माना जाता है? संस्कृति का पुनरुत्थान, ज्ञान प्रथा का पुनः प्रारंभ, बौद्ध स्मृतियों का जीर्णोद्धार, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ऑप्शन सही होगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43 है। भागभद्र या भद्र घोष के शासन की चर्चा किस अभिलेख से होती है? सांची अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, रुद्ररामन अभिलेख, त्याग प्रशस्ति। पुष्यमित्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, बेसर नगर अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग ने किस क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया? केवल मगध तक, पाटलिपुत्र से लेकर नर्मदा तक, संपूर्ण दक्षिण भारत, केवल पंजाब तक। तो 43 का ऑप्शन सही होगा बी, पाटलिपुत्र से लेकर नर्मदा नदी तक। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का नियंत्रण स्थापित हुआ? कणव वंश, सातवाहन वंश, कृष्ण वंश, गुप्त वंश। तो किसका होता है? कणव वंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कणव वंश शासकों के राज्य के अंत में सामान्यतः कौन सा शब्द जुड़ा मिलता है? पहला है मित्र, कणव, वर्णन मिलता है, वर्णन, गुप्त। तो कौन सा मिलता है? ऑप्शन नंबर सही होगा बी। विदिशा नगर किस नदी के तट पर स्थित है जो शुंग काल में महत्वपूर्ण केंद्र था? यमुना, बेतवा, नर्मदा, गंगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, बेतवा। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी का प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन है? हर्षचरित और मालविकाग्निमित्र, राजतरंगिणी, अध्यायी, अर्थशास्त्र। तो कौन सा है? नंबर ए ऑप्शन सही होगा, हर्षचरित और मालविकाग्निमित्र। विश्वामित्र शुंग के समय हुए यूनानी आक्रमण का उल्लेख किस संस्कृत ग्रंथ से मिलता है? गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्र, ए और बी दोनों, मुद्रा राक्षस। तो किससे मिलता है? ए और बी दोनों। शुंग और कणव दोनों वंशों को सम्मिलित रूप से किस व्यापक कालखंड का हिस्सा माना जाता है?
उत्तर मार्थकाल, उत्तर गुप्त काल, प्रारंभिक, मध्यकाल, संगम काल। तो किसको माना जाता है? उत्तर मैर्थ काल को माना जाता है। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है। अगर ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स आदि सभी जीके के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।